अब वक्फ बोर्ड में चाहते हैं कि 2 हिंदू मेंबर्स आए, वो एक रिजेंटमेंट कम्युनिटी को जाती है। इस बिल में 2-3 चीजें हैं जो काबिल एतराज लगती हैं। वो पहली ये है कि आप कहते हैं कि हमने इसमें मुस्लिम को, वुमेन को भी इंक्लूड करना है। हमारे यहाँ जो बोर्ड बना है जिसका मैं भी मेंबर हूँ, वहां तो ऑलरेडी एक लेडी चेयरपर्सन आपने बनाई हुई है, तो फिर अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या थी? आप मुसलमान आखिर अगर खफा है तो क्यों है? पॉइंट नंबर आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं उसका जवाब देता हूँ। जम्मू कश्मीर में धर्म ट्रस्ट एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको करण सिंह जिनके पैटर्न हैं, और फिर उसका रिजल्ट उस पॉलिटिकल पार्टी को भुगतना पड़ता है जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपने दौर में ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करती है। आपको ये लग रहा है कि जो ये बिल आ रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका जो ब्रांड है वो आगे भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो मुसलमान है वो इससे नाखुश है? साफ शब्दों में अगर मैं कहूं, बिल्कुल 100%। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो आज पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है और इसको लेकर अलग अलग जो राय है वो देखने को मिल रही है। मेरे साथ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मेंबर सोहेल काजमी जी हैं और इनसे जानेंगे कि इनके क्या राय है इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। सर, आज बिल जो है वो पेश किया जा रहा है, जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से देखते हैं आप इस अमेंडमेंट को? देखिए सर, ये बिल पहले भी टेबल हुआ है कांग्रेस की सरकार में, और बिल जो है किसी न किसी वक्त में पेश होते हैं और टेबल होते हैं और कभी सर्वसहमति नहीं बनती और बिल रुक जाते हैं और बिल पास हो जाते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा हिंदुस्तान में ट्रिपल तलाक का एक बिल था जिसको मुझे लगता है किसी भी मुस्लिम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक किसी ने अपोज नहीं किया, और वो बिल 1 गो में पास हुआ और सारे भारत के मुसलमानों ने 27-28 करोड़ मुसलमानों ने मोदी साहब का शुक्रिया अदा किया, उनकी क़यादत का, अमित शाह साहब का। अब ये बिल जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट बिल है और ये डिबेटेबल बिल है। इस पे जेपीसी बनी है, जेपीसी में डिफरेंट नुमाइंदों को आपने इंक्लूड किया, उसकी मीटिंग्स चली हैं, मीटिंग्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, फ्रूटफुल नहीं आया जो आपने देखा होगा। और चेयरमैन के टेबल पे जब ये क्रॉस इसकी मीटिंग चलती थी तो बहस होती थी, बहुत बहस होती थी और सर्वसहमति किसी तौर पे जेपीसी में नहीं बनी। अब क्योंकि सरकार जो चाहती है वो किसी न किसी बिल, कोई भी जो होता है उसके पॉजिटिव नोट्स भी होते हैं और कहीं कहीं बीच में हमने देखा किसी बिल के नेगेटिव स्टांसेस भी होते हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने कंसीव सिस्टम में ये बिल लाया है, इस बिल की जो वाइडर कंटूर्स है वो किरण रिजिजू साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे भारत के लोगों को बताया है। मैं तो ये कहता था कि पब्लिक डोमेन में इसको डाल देना चाहिए था, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी बिल रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ बिल है, आज नहीं तो कल अगर कोई बिल सोचा हुआ है, कंसीव है, वो आज नहीं होगा, 2 साल बाद पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, सर्वसहमति कहीं ना कहीं बन जाएगी। लेकिन यह है कि अगर सोसाइटी में रोष क्रिएट होता है और खासकर जो मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है, जो सबका साथ सबका विकास की ये बात करते हैं, तो मैं समझता हूं आज के दौर में जो क्रेडिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की है वहां कोई भी स्टिग्मा नहीं लगना चाहिए। और अगर सहमति अच्छे ढंग से बनती है, इसको और अच्छे बड़े कंटूर पे अगर आप इसको खोलते हैं या इसमें और लोगों को इंक्लूड करते हैं और डिस्कशंस करते हैं और फाइनली ये बिल आता है, कभी भी आता है, इस बार आता है या अगली बार आता है, पास हो जाता है या नहीं पास होता है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करें, वो पार्लियामेंट का प्रोरोगेटिव है, फिर रोष कम्युनिटीज में नहीं होता है। अब इस बिल में 2-3 चीजें हैं जो काबिल एतराज लगती हैं। वो पहली ये है कि आप कहते हैं कि हमने इसमें मुस्लिम को, वुमेन को भी इंक्लूड करना है। तो मैं ये कहता हूं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो मेरा हक है, मुझे जमहूरियत हक देती है बोलने का, कि सर हमारे यहाँ जो बोर्ड बना है जिसका मैं भी मेंबर हूं, वहां तो ऑलरेडी एक लेडी चेयरपर्सन आपने बनाई हुई है, तो फिर अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या थी? आप अमेंडमेंट किस तौर पे करने जा रहे हैं जब आपने ऑलरेडी एक वुमेन को पहले ही अमेंडमेंट से पहले ही 3 साल पहले ही बना दिया, जिसका मैं भी एक मेंबर हूँ। दूसरा आप कहते हैं कि मैं पूरे भारत में हम सब एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तभी जब हिंदुस्तान फल फूल रहा है। अगर हम नफरत की पॉलिटिक्स से हिंदुस्तान को देखेंगे तो फिर शायद मुस्लिम, हर स्टेट मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में मुसलमान ही चीफ मिनिस्टर बनेगा या गवर्नर भी चीफ वही होगा जो मुसलमान होगा, या हिंदू मेजॉरिटी स्टेट में हिंदू ही होगा। ऐसा नहीं है। भारत एक फलता फूलता मुल्क है और इसकी जो खूबसूरती है वो आपसी रवादारी है। ये नफरत वाली बात मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, ये कहां से इस बिल से जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है? मुसलमान आखिर अगर खफा है तो क्यों है? पॉइंट नंबर आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं उसका जवाब देता हूँ। जम्मू कश्मीर में धर्म ट्रस्ट एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको करण सिंह जिनके पैटर्न हैं, तो मुझे बताइए वहां को मुस्लिम मेंबर है? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, जम्मू कश्मीर में भी हैं, कोई हिंदू मेंबर है? नहीं है। क्रिश्चियन मेंबर है? यहाँ माता अमरनाथ श्राइन बोर्ड है,
वहां कोई मुस्लिम मेंबर है, और जम्मू कश्मीर तो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, तो क्यों नहीं बनाया आपने किसी मेंबर वहां किसी बुद्धिजीवी को बना सकते थे। अक्रॉस पॉलिटिकल और रिलीजियस लाइंस आप किसी भी बुद्धिजीवी को किसी भी बोर्ड का मेंबर बना सकते हैं। जब आपने सब चीजों को छेड़ा नहीं, आप वक्फ बोर्ड में चाहते हैं कि 2 हिंदू मेंबर्स आए, वो एक रिजेंटमेंट कम्युनिटी को जाती है। अगर आपने एक ही नजर से हिंदुस्तान को देखना है तो फिर तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने टारगेटेड, अब देखिए आप हरियाणा में मुस्लिम वोटर नहीं है, हरियाणा की जो सरकार आज चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वहां तो मुसलमानों ने भी वोट डाला है। और ईद या दिवाली, जिस तरह से दिवाली का पर्व मनाया जाता है पूरे भारत में, उसी तरह ईद का पर्व, खासकर रमजान के 30 रोजे रखने के बाद आपने ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी, तो वो क्या मैसेज जाता है पूरे हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में। तो इस तरह की पॉलिटिक्स अगर आप करेंगे, विच हिंटिंग करेंगे, या किसी भी रिलीजन को, मुस्लिम पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, मुसलमानों की पॉपुलेशन हिंदुस्तान में, तो आप ऐसी चीजें मत कीजिए जिससे कि अननेसेसरली एक डिबेट पूरे भारत में शुरू हो जाए और फिर उसका रिजल्ट उस पॉलिटिकल पार्टी को भुगतना पड़ता है जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपने दौर में ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करती तो है। आपको ये लग रहा है कि जो ये बिल आ रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका जो ब्रांड है वो आगे भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो मुसलमान है वो इससे नाखुश है, साफ शब्दों में अगर मैं कहूं? बिल्कुल 100% मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम जब 2013 में थे और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की यूपीए 2 चल रही थी, तो हिंदुस्तान एक इकोनॉमिकल रिसेशन से गुजरा था। मैं आरएसएस का स्टांच प्रचारक हूं पिछले 35 साल से। मैं जम्मू कश्मीर में हमेशा कहता हूं कि यहाँ रीजनल और रिलीजियस इम्बैलेंस बना के रखा प्रीवियस रजीम से। मैं हमेशा इनकी पॉलिसीज को सबका साथ सबके विकास की बात करता हूं, करता रहूंगा, और वही खूबसूरती है हिंदुस्तान की, उसी पैटर्न पे हिंदुस्तान बढ़ना चाहिए। लेकिन जहां तक अपनी बात रखने का ताल्लुक है, जिससे आप मुझसे एक अपनी अप्रीहेंशन पूछ रहे हैं, एज ए ओपिनियन मेकर मेरा ओपिनियन पूछ रहे हैं, मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप सर्वसहमति से कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके नेगेटिव स्टांसेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं और सबको वो एक्सेप्ट होता है। अगर कहीं रोष है तो उस रोष को आप बिल्कुल सेटिस्फाई करें, ऑन बोर्ड लें उस कम्युनिटी के जो लीडर है या उस कम्युनिटी के जो इंटेलेक्चुअल्स है, ताकि रोष ना हो और खुशी खुशी से हर बिल जो है भारत के निर्माण में पेश होता रहे। इस पॉइंट को अगर हम छोड़ें, ये जो आप कह रहे हैं कि 2 जो है वो नॉन मुस्लिम्स मेंबर उसमें ऐड किए जाएंगे, इसके अलावा जो बाकी जो पॉइंट इसमें ऐड किए गए हैं उस पर क्या आपका रिएक्शन रहेगा? क्या आपको लगता है कि वो सही है या उनमें भी कुछ बदलाव होना चाहिए? पॉइंट नंबर 1 जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं वो ये है करप्शन। तो मैं आपसे बड़ी खुले तौर पे ये कह दूं कि पूरे भारत में ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो करप्ट नहीं है, और करप्शन एक नासूर है जो हर इंस्टीट्यूशन के ब्लड में घुस चुका है। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का फर्ज बनता है कि उन सब चीजों को चेक करे, उन सब एलिमेंट्स को पकड़े और लॉ के एम्बिट में उनको सजा दे। कोई भी चीज खुरद हो किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी रिलीजन की, किसी भी ट्रस्ट की, किसी भी बोर्ड की, वो लोगों को जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। और हमारे पास ऑलरेडी परिविधान है, कानूनी परिविधान है कि हम किसी को भी सैक कर सकते हैं, किसी को भी पकड़ सकते हैं। कहने का मुद्दा यह है कि उस आड़ में आप कोई चीज इंट्रोड्यूस ना करें, आप वो इंट्रोड्यूस करें जिसपे कि फेथ रीइंपोज हो हर कम्युनिटी का, हर बोर्ड का, हर सिस्टम का, हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर संस्था का। उस पे हमें काम करने की जरूरत है। आपका रेफरेंस किस पॉइंट की तरफ था? क्योंकि जहां तक मैंने इस बिल को जानने की कोशिश की है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें यह बताया गया है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी होगी उसको लेकर कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो अप्रूव करने होंगे। तो इस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं, क्या आपको लगता है कि ये रेलिवेंट है और इससे जो मुस्लिम समाज है वो सहमत होगा? पहले आप वक्फ है क्या, पहले आपको ये पता होना चाहिए वक्फ है क्या। और 1954 में जब इसको आपने लॉ के एम्बिट में लाया, बोर्डों की शक्ल में लाया, उसके बाद वो उसका सिलसिला चला कैसे। देखिए जितने हमारे कब्रिस्तान है, जितनी हमारी श्राइन्स है, जितने हमारे दरगाहें हैं, जितने पीर बाबे, सब उसी में आते हैं, ठीक है सर। और आप जो सक्सेसिव सरकारें रियासतों में होती है और जो मरकज की सरकार होती है, जैसे कि यहाँ वक्फ बोर्ड चल रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है, हमने नहीं बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ठीक है। तो ये किसी न किसी लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में सारे बोर्ड चलते हैं। तो ये अब ऑलरेडी उसमें है। और इससे पहले औकाफ इस्लामिया हुआ करता था, जिसको अब आपने वक्फ बोर्ड का शक्ल दे दी है। आज भी किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि अगर ये बिल पास होता है तो उसको उम्मीद का नाम दिया जाएगा। आज जो मैं पार्लियामेंट में उनकी डिबेट सुन रहा हूं, तो कहने का मतलब है नाम बदलते हैं, काम वही रहते हैं और उसकी जो सर्वेलेंस है वो बढ़ती रहती है।
तो अच्छी बात है, सर्विलेंस बढ़नी चाहिए, लेकिन ऑलरेडी ये सर्विलेंस के रडार पे काम करती है जितनी भी संस्थाएं हैं। अगर कहीं भी आपको वो कुछ चीज दिखती है, करप्शन हो या अपीसमेंट हो या कुछ भी चीज हो, तो आप किसी वक्त भी, सरकार चाहे रियासती सरकार हो या मरकज की सरकार हो, वो कल्प्रिट्स को अप्रीहेंड कर सकती है। मतलब कहीं ना कहीं सहमति है इस बात पर कि अगर इस प्रकार का कोई चीज है तो वो यहां से बाहर हो जानी चाहिए सिस्टम के बिल्कुल, तहत। मैं तो कहता हूं, देखिए, बिल जो भी आता है, पार्लियामेंट हो या असेंबलीज हो, वो फायदे के लिए होता है। लेकिन अगर किसी बिल की वजह से कहीं रोष क्रिएट होता है, तो वो भी सरकारों का एंडेवर होता है कि वो रोष ना बढ़े, कम्युनिटी डिवाइड ना हो, सोसाइटी जुड़ी रहे, मोहब्बत से ये जो गुलदस्ता है खिलता रहे और काम भी सब चलते रहे। ये एसेंस है भारत के कल्चर की, भारत के हेरिटेज की। मैं उसी पक्ष में हूं कि अगर एक बिल को 6 महीने बाद भी अगर पास होता है या अगले पार्लियामेंट सेशन में पास होता है और उसमें सर्वसहमति अच्छे ढंग से, उसकी परसेंटेज अच्छी बढ़ जाती है, डिक्टोरल सिस्टम से अगर आप कोई चीज करते हैं, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं आते हैं, ना मुगलों के आए, ना हमारे बाकी जो नवाब थे जहां जिन्होंने रूल किया हिंदुस्तान में, ना उनके आए, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी के आएंगे। तो आप सारी डायमेंशंस को देख के जो भी चीजें आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो आप इंट्रोड्यूस करें, ताकि सब चीजें सामान्य तौर पे सोसाइटी में चलती रहे। और जो भी आपने उसमें प्राविधान करने हैं, बिल्कुल आप अच्छे ढंग से करें, ताकि वो और बोर्ड जो है, जो वक्फ है, वो और मजबूत हो और उसका फायदा गरीब, अमीर, फकीर और बीच के तबके को, मुस्लिम तबके को हो। खान साहब, आप क्योंकि इस बोर्ड के मेंबर हैं, एक बड़ा लेमैन की भाषा में अगर सवाल करूं तो उनका ये कहना है कि जब ये बिल पास हो जाएगा, इसके बाद जो पीर बाबे की जगह है या किसी मस्जिद की जगह है या कहीं और जगह है, तो उसको लेकर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, उसके ऑनरशिप राइट को लेकर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, उसके दस्तावेज प्रोड्यूस करने होंगे। तो क्या ये चीजें वाकई में इस बिल में होंगी? बिल्कुल होंगी। आप देखिए, देखिए, दो तरह का भारत है। एक वो भारत है जिसमें हम वोट देने जब जाते हैं तो हम कहते हैं हम भारतीय हैं, हमें वोट दो, और इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ तबके ऐसे भी हैं जो सिर्फ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को छेड़ के अपनी हुकूमत करते हैं। अगर वो ना होती तो फिर ईद की छुट्टी हरियाणा में बंद ना होती। अगर वो ना होती तो आप कल किसी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में दिवाली की छुट्टी बंद ना होती। अगर आपका माइंडसेट में कुछ चीजें अटकी हुई हैं और आप उसी बाइनकुलर से अपने मुल्क को या अपनी रियासत को चलाना चाहते हैं, तो वक्ती तौर पे तो फायदा होता है आपको, लेकिन इन लॉन्गर वे उसका नुकसान जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को जरूर होता है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि अगर हम इस राइट ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर लें, तो जो ये मुद्दा एक उठाया गया और शुरू से ये मुद्दा उठाया गया कि जो जमीनें हैं, आप जानते हैं कि कितना कुछ हुआ, वहां पर खुदाई हुई प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में किसी जगह के जो ऑनरशिप राइट है वो प्रूव होना जरूरी है, और या फिर एक सेंटिमेंट के तौर पर अगर कोई जमीन किसी के अधिकार क्षेत्र में है, किसी के पास है, तो वो उसी के पास रहनी चाहिए? देखिए देखिए, बिल्कुल हर चीज ला के एम्बिट में होनी चाहिए। मैं तो उसको बिल्कुल उसकी हिमायत करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हर चीज लाने से पहले उसके वाइडर कंटूर्स पे डिस्कशन होनी चाहिए। अगर उसकी बेटरमेंट भारत के हर समाज के तबके को होती है तो वो बिल पास होने चाहिए। अगर उसका नुकसान होता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को जरूर सोचना चाहिए कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव जो एसेंस हैं, जो उसकी जो शेड्स हैं, वो कैसी रहेंगी। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आपको वीपी सिंह साहब याद होंगे, उनकी इरा याद होगी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मंडल कमीशन को उन्होंने इतना छेड़ा नहीं था जितना आज हिंदुस्तान 60% पे 60-40 की रेशियो पे रिजर्वेशन पे आ गया। लेकिन मंडल कमीशन ऐसा बना कि पूरे हिंदुस्तान में सुसाइड्स हो गए और फाइनली वीपी सिंह सरकार जो है उसको जाना पड़ा। तो ऐसा कोई काम ना कीजिए जिससे कि रोष बढ़े और सरकारों को जाना पड़े। ये जमहूरियत है, यहाँ पीपल विल प्रिवेल करती है, और पीपल विल को मद्देनजर रखते हुए हर वो चीज जो लोगों के सहूलत दे, ईज आउट करे। अभी भी हिंदुस्तान में रोटी कपड़े और मकान की जंग जारी है। उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए फजूल की बहस या फजूल की चीजों को इंट्रोड्यूस करने से बचना चाहिए, डरना चाहिए, रुकना चाहिए और टाइम देना चाहिए अगर करनी भी है तो, ताकि समाज जो है फलता फूलता रहे और हम सब खिलते रहे। जल्दबाजी हो रही है आपके मुताबिक? बिल्कुल हो रही है। तो देखिए, साफ तौर पर ये सोहेल काज़मी थे और इस वक्फ अमेंडमेंट बिल पर इनका ये मानना है कि बिल को लाने में जल्दबाजी हो रही है। सभी को ऑन बोर्ड लेना, सभी को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है, ताकि किसी भी फ्रैक्शन में जो है वो रोष देखने को ना मिले। बहरहाल अब बिल जब पेश होगा तो उसके पॉइंट्स पर मैंने इनसे बातचीत की है और इन्होंने अपना भी पॉइंट रखा है, और इनका फिलहाल अगर आप पूरा समझने की कोशिश करेंगे तो इनका यही कहना है
कि जल्दबाजी ना की जाए और इस प्रकार से ये बिल लाया जाए ताकि जिसमें किसी को कोई आपत्ति ना हो और आपसी भाईचारा जो है वो किसी भी प्रकार से ना बिगड़ने पाए।